हमारे क्लाइमेट के इस सेक्शन में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम COP28 यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में जो हो रहा है उसके बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो तो सिर्फ एक आधार है, एक बहाना है। हम तो आपको पढ़ा रहे हैं ऑल अबाउट द क्लाइमेट कन्वेंशंस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट एंड द रोल ऑफ द इंडिया। हम ये संपूर्ण सीरीज़ में सब कुछ आपको कवर करा रहे हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर के तहत आपको दुबई में हुए COP28 की एक रूपरेखा अच्छे समझाई। नेक्स्ट सेशन में हमने आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताया, और आज के सेक्शन में अब हम आपको पेरिस एग्रीमेंट की तरह के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, हम थोड़ा हमारा स्टाइल ऑफ लेक्चर ऐसा रहता है वेब सीरीज़ की तरह, पहले रिज़ल्ट दिखा देते हैं एंड, फिर हर एपिसोड में पीछे पीछे जाएंगे, 7 डेज़ पहले, 1 ईयर पहले, 2 ईयर पहले, तो हम जाएंगे। चौथे 5वें लेक्चर में जाके शायद हम वापस 1992 के अर्थ समिट पे आएँ। क्यों ऐसा करेंगे समझ आ जाएगा, और आप ही सबसे ज़्यादा एंजॉय करोगे। पहले आज पेरिस एग्रीमेंट समझ लेते हैं, फिर हम वापस भी जाएंगे एक बार फिर से, फिर वहाँ से जब पेरिस की तरफ आएंगे यू विल एंजॉय अ लॉट। ओके, सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड द पेरिस एग्रीमेंट। इसका क्योटो प्रोटोकॉल से कंपैरिजन भी करेंगे, सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपको समझाएंगे। ये लीगली बाइंडिंग है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में है ये भी आपको समझाएंगे। इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं आपको बताएंगे। 2016 का ये यूपीएससी का क्वेश्चन था कि INDC क्या है। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। चलिए समझना शुरू करते हैं। सो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये बेसिकली COP21 है। हम COP28 में खड़े हैं इस समय 2023 में, 30 नवंबर से 12 दिसंबर के समय सीमा के बीच में। ये 2015 में हुआ, ये COP21 है। सो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है? 21। इसकी 21 की कहानी पर आने के लिए हमें 19 और 20 के COP से थोड़ा सा गुजरना पड़ेगा। COP19 पोलैंड के वारसा में, COP20 पेरू के लीमा में। COP19 जब मैं पोलैंड के वारसा में कहता हूं तो मैं ये कहता हूं कि यूरोप में, और जब मैं COP20 पेरू के लीमा में कहता हूं तो मैं ये कहता हूं साउथ अमेरिका। ओके, हम 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, पहला यूरोपियन कॉन्टिनेंट एंड द सेकेंड वन इज द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। वेरी गुड। तो COP19 क्या कहता है? COP19 पर आए उसके पहले ये टर्म जो कि जुड़ी हुई है पेरिस एग्रीमेंट से, लेकिन कैसे जुड़ गई और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ आपको अलग अलग अखबारों में कंफ्यूज कर सकता था, इसलिए हम इसकी जड़ से शुरू करेंगे। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज INDC? INDC स्टैंड्स फॉर इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। समझाता हूँ। देखिए, हमने पढ़ा कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हमने साइन किया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 2 हमने टारगेट ईयर्स, 2 टारगेट पीरियड रखे, एक 2008 से 2012 का, एक 2013 से 2020 का। इस दौरान हमने जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको रिड्यूस करना था, ऐसा माना। और ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी, मतलब जो अनेक्सर 1 कंट्रीज़ थी उनके ऊपर, जो उनमें से अनेक्स B में आ रही थी, ये प्रतिबंध लगाता था, यानी कि बाइंड करता था उन्हें कि आप ग्रीन हाउस एमिशन में कट लगाएंगे। कितना लगाएंगे वो दिया गया था सबको अलग अलग। एवरेज 5% तक हमें रिड्यूस करना था 1990 के लेवल को बेस बना करके। चलिए, तो अब हमारे दिमाग में आता है कि फिर हम पेरिस एग्रीमेंट की तरफ क्यों जा रहे हैं जब हमारे पास ऑलरेडी एक क्योटो प्रोटोकॉल है। हम सब ये जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2020 में ओवर हो जाएगा। ये एक चीज़ थी, ये एक प्रोटोकॉल है। इसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में एक डिफरेंस रखा गया था, और अधिकतर जो बाइंडिंग जिम्मेदारियां थी वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को दी गई थी। डेवलपिंग कंट्रीज पर कोई बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। लेकिन ये 1997 में हुआ था, ये 2005 में फोर्स में आया। हम 2010 से 2020 में जब हैं, 90 के दशक से बाहर आ गए हैं, हम 2010 के दशक में हैं। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग का ये जो डिवीजन है ये खत्म हो। हम सबको अकाउंटेबल बनाएं, सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को ही नहीं, क्योंकि अब हम कार्बन और अदर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में बहुत आगे आ चुके थे और कंट्रीज़ के स्टेटस में बहुत से बदलाव अब आ चुके थे। 1997 का चीन, भारत,
ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका बहुत अलग था, और 2015 का चीन, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ये बहुत अलग है। तो ऐसे में एक एग्रीमेंट की समय आ चुका था जिसमें डेवलपिंग की विभाजन को ख़त्म करके सभी मेंबर कंट्रीज़ को एक साथ लेकर के आइए और जिम्मेदारियां तय करवाइए। तो उसके लिए भी अगर वो प्रक्रिया हमें 2020 के बाद लागू करवानी भी है, जब सेकंड कमिटमेंट पीरियड ओवर हो जाएगा, तो सभी मुल्कों को एक साथ लाना, एक रूपरेखा तैयार करना, सब पर जिम्मेदारियां डालना, क्या होंगी जिम्मेदारियां, किस तरह से डालेंगे, कैसे अकाउंटेबल ठहराएंगे, कैसे निभाएंगे, एक अच्छा खासा लंबा 5-7 साल का समय लगता है इस चीज़ में भी। तो जब आपकी एक टीम वर्ल्ड कप खेल रही होती है, आप अपने अगले वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार भी कर रहे होते हैं। अगर आप अभी एक अगले वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार कर रहे हैं तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपके पास तो अभी टीम है, फिर क्यों तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये टीम भी लंबे समय से तैयार हो रही थी, इसलिए आज है। ठीक इसी तरह से क्योंकि 2008 में शुरू हुआ पहला कमिटमेंट पीरियड कंप्लीट हो चुका था, तो विश्व भर के सामने ये चुनौती थी कि अगले कमिटमेंट पीरियड जो बिगिन होगा 2013 से चलेगा 2020 तक, अब इसके दौरान हम इसके आगे के समय के लिए क्या ला सकते हैं। क्या हम आ गए हैं स्टेज में कि अब हम अग्रीमेंट लेवल तक पहुंच जाएं, जो कि ग्लोबल कैरेक्टर का एग्रीमेंट हो, जिसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज की जितनी भी पार्टीज हैं वो सभी शामिल हों और सबको बाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं। हम बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग के इस भेद से अब बाहर आ जाएं। ये सवाल खड़े हुए। इन सवालों का जवाब देने के लिए 2013 से कवायद शुरू हुई, क्योंकि 2013 से ही सेकेंड कमिटमेंट पीरियड भी शुरू हो रहा था क्योटो प्रोटोकॉल का। तो 2013 का वर्सा समिट यानी कि COP19, इसके दौरान और क्या हुआ हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में जिस चीज़ को टेकअप किया जाएगा उसकी बिगिनिंग यहाँ हो रही है, तो हम उस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो 2013 का वर्सा समिट क्या कहता है सुनिए। यहां पर इसका जिक्र आएगा दैट इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग वर्सा समिट 2013 दैट इज COP19 countries agreed to publicly outline what actions they intend to take under a global agreement well before the Paris Summit 2015 that is COP21। तो कंट्रीज सहमत हुई इस 19th COP में यानी कि वर्सा समिट के दौरान कि वो किस तरह के एक्शंस या किस तरह के कंट्रीब्यूशंस या किस तरह के टारगेट्स लेने के लिए तैयार हैं, इंटेंडेड है, प्रयासरत हैं। इस चीज़ को तय करने के लिए कंट्रीज तैयार हुई पेरिस अग्रीमेंट आने से पहले, क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट जब आएगा तब तो हमें वो पेश करना है, तब तो उस एग्रीमेंट में तो हमें वो प्रस्तुत करना है जो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारी इंटेंशंस हैं। लेकिन उसके पहले हमें अपनी वो इंटेंशंस आर्टिकुलेट तो करनी पड़ेंगी, हमें उन्हें उकेरना तो पड़ेगा कागज़ों पर। हमें हमारे मुल्क में उद्योग धंधों से, अलग अलग एनवायरमेंटलिस्टों से, इकोनॉमी GDP की फिगर से, अलग अलग सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से जो पॉवर्टी, हंगर, मालन्यूट्रिशंस, हाउसिंग से डील कर रही हैं, उनसे बात करनी होगी, समझना होगा कि कितने के टारगेट्स के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। फिर वो चीज़ हम विश्व पटल पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कमिट करके आएंगे। वी विल इंटेंड दैट कि ये हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस होने वाले हैं। तो ये कोई इंट्यूशन तो नहीं होगी, ये तो एक इंटेंशन होगी। इंट्यूशन तो नहीं आंख बंद करी वहाँ खड़े हुए और पेरिस एग्रीमेंट में ऐसे आंख बंद करके 15 मिनट और बोला कि 45% तक कार्बन कमिट एमिशन कम कर देंगे भाई बहनों। ऐसा तो नहीं। पता लगे घर आके, गांव देश आके पता लगे कि अभी तो 5% तक भी करने की हैसियत नहीं हुई सर, तो 45% करके आ गए आप। ऐसा नहीं होता। तो जब हम नेशनली अपने अपने नेशन में, सारे अपने अपने मुल्क में जाएंगे और ये डिटरमिन करेंगे
कि वो कितना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कट करने में। हमें वो इंटेंशंस रखनी है दुनिया के पटल पर, उसके लिए अभियान शुरू हुआ इस 19th कॉप यानी कि 2013 के वार्सा समिट से, क्योंकि 2 साल बाद हमने तय किया था सबने कि हम अब एक ग्लोबल एग्रीमेंट लेंगे जो 2020 के बाद हमारी पृष्ठभूमि क्या होगी तय करेगा कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहां पर ये वार्सा समिट इंपॉर्टेंट है। अब मैं दोबारा से रीड करता हूं कि व्हाट इज इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, दिस इज एसोसिएटेड विद द पेरिस समिट, लेकिन आरंभ हुआ वार्सा समिट। ड्यूरिंग वार्सा समिट 2013 दैट इज COP19 कंट्रीज अग्रीड टू पब्लिकली आउटलाइन कि भारत जाएगा 2015 में पेरिस समिट में जाएगा और अपना INDC दुनिया के सामने रख देगा, ऐसे पेश करेगा कि दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडियन नेशन गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू आर इंटेंशंस दैट हैज बीन carved out at national level. So these are our determinations in context of the contributions in emission reduction. That is, I am going to present in front of you. This is my INDC on behalf of the Indian nation. पब्लिकली हम ये कस्टडी देंगे, हम सबमिट करेंगे, स्विक एक इसको रखेंगे, दुनिया के सामने रखेंगे। यहाँ से हमारी जवाबदेही शुरू होगी, फिर ये शुरू होगी हमारी अकाउंटेबिलिटी। तो जैसे आप ये सब कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएंगे और पब्लिकली अपनी अपनी टेरिटरी में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने लेवल पे सब अपना अपना कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे सब अपना अपना, लेकिन तय होगा अपने लेवल पर। लेकिन वो जो तय किया है उसे आ करके पब्लिकली नथी कराना पड़ेगा, रखना पड़ेगा दुनिया के सामने, और फिर एक जवाबदेही तय करके जाओगे वहाँ पे, और फिर तुम्हारा असेसमेंट करेंगे 5 साल बाद। तो मतलब मैं आया आपके सामने और मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट 15 डेज में मैं आपको ये पढ़ाऊँगा और 15 डेज के बाद आप मेरा असेसमेंट करना। मतलब मैंने स्टडी रोड मैप पब्लिकली कमिट किया और आप 15 डेज के बाद मेरा उसी के बेसिस पे असेसमेंट करेंगे। पर मैंने अपने मन में रख लिया कि मैं अगले 15 दिन में क्या पढ़ाने वाला हूँ, पर आपको नहीं बताया, पर मैंने पब्लिकली कुछ डिस्कस नहीं किया और मन में रख लिया। तो आप 15 दिन के बाद मेरा क्या असेसमेंट करेंगे? पर मैंने क्या रखा था मन में, आपको क्या पता? हो सकता है मैं उसका कुछ भी ना पढ़ाऊँ, हो सकता है मैं उसका जो मैंने दिल में रखा उसका बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ, बट यू हैव नथिंग टू असेस मी बिकॉज यू हैव नथिंग एज अ यार्डस्टिक। कुछ कमिटमेंट तो मेरी तरफ से था ही नहीं ना। बट जब एक कमिटमेंट आएगा तो आप असेसमेंट भी कर पाएंगे। तो दुनिया के सभी मुल्कों को पेरिस एग्रीमेंट ये राजी करने में सफल हुआ कि आप सब अपने ही लेवल पर सही कम से कम, लेकिन लेके तो आइए आपकी इंटेंशंस कि आप क्या डिटर्मिनेशन रखते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन आप करने वाले हैं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कट करने के लिए। आइए इस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में आकर के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज के पटल पर अपनी बात रख दीजिए। फिर इसी के हिसाब से हम आपके जो भी आपने बात रखी है हम उसका असेसमेंट करेंगे आफ्टर 5 ईयर। तो उन्होंने बोला ठीक है करेंगे हम। तो सबको बोला अपना अपना INDC तैयार करो नवंबर 2015 से पहले, क्योंकि नवंबर 2015 में शुरू होने जा रहा है COP21 दैट इज पेरिस क्लाइमेट समिट, और वो डेडलाइन हम सबको लूज नहीं करनी। हम सब अपना INDC पहला INDC उसमें पेश करेंगे, लग जाओ काम पे। तो सब ने बोला ठीक है डन। तो ये वर्षा में तय हुआ 2013 में। अब बात क्लियर, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्या है देखो। सो क्या है ये, व्हाट इज दिस, दीज कंट्री कमिटमेंट्स। तो ये जो कंट्री कमिटमेंट्स करेंगी, दीज कंट्री कमिटमेंट्स आर नोन एज इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये जो अलग अलग कंट्री कमिटमेंट्स करेंगी उन्हें INDC कहते हैं। फिर आया लीमा, यानी कि पेरू, मुल्क है पेरू, लीमा समिट 2014 दैट इज COP20। क्या हुआ? दिस अग्रीमेंट अर्ज्ड
the parties to the conference, that is the nations, this agreement urged the parties to take national pledges by finalizing their INDC by November 2015, that is before Paris summit. तो लीमा समिट ने फिर से सभी मुल्कों को बोला कि देखिए अपने अपने मुल्कों के जो नेशनल प्लेज हैं फाइनल कर लो, अपने अपने वायदे, अपनी अपनी जो कस्में खानी है कि हम इतना कमिट करते हैं कि कटाएंगे, भाई फाइनल कर लो कर लो कर लो। जैसे हमने चंदा इकट्ठा करना तो तुम पहले पहले से कहने लगते कि अब तय कर लो कि 100 डालना है कि 500, बाद में मत कहना, वचन ले लो, कसम खा लो, फिर वो करना ही पड़ेगा। तो कुछ कह रहे हैं कि घर जाके सलाह करके बताएंगे कितना डालना है, अभी नहीं, टाइम चाहिए। तो कह रहे हैं नवंबर 2015 में पहले कर ले भाई, समय दे रहे हैं तेरे को। पहले 2013 में भी तेरे को समझाया, अब 2014 में भी समझा रहे हैं, अब साल दे दिया है। घर जाओ, अपने देश जाओ वापस, सारा असेसमेंट करो, बैठो अपने लोगों के साथ, तय करो और आओ और आके प्लेज लो, मैंने कमिटमेंट कि हम इतना करेंगे। पेरिस अग्रीमेंट यही होगा, तुम्हारे प्लेजेस ही, और वो हमें करना है। तो अपना INDC लेके आ जाना। सबने बोला हाँ हाँ आएंगे 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 आएंगे, ऐसा बोल के चले गए। तो वहाँ पर आया पेरिस अग्रीमेंट, आ गया समय 2015 का, द पेरिस एग्रीमेंट। तो ऐसा नहीं ना होता है कि पेरिस एग्रीमेंट में सारे बिना सोचे आए कि आज कोई एग्रीमेंट करना है, लेकिन वहाँ आके मूड बना कि एग्रीमेंट कर ले, ऐसा है। एक एग्रीमेंट कर रहे हैं ऐसे। उधर मिले थे, मोदी मिले थे बाहर घास में, कह रहे थे यार इस बार एग्रीमेंट ना कर ले, है ना। अमेरिका बातें कर रहा है ऐसे रशिया से, तो फिर कह रहे बुलाओ उसको, अरे इधर आए, ये मान रहा है एग्रीमेंट के लिए, करिए चलिए। कह रहे करें, नाश्ते के बाद करेंगे यार। ऐसा नहीं ना होता है कि खड़े पैर कुछ पहले से तय होता है ना कि हमें इस दिशा में बढ़ना चाहिए, हमें कदम उठाने चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो 2013 में ही समझा रहे हैं, कहते ये करना चाहिए। 2014 में कह रहे हैं कि अब कर ही लो भाई। तो 2015 में क्या मुंह लेके आएंगे, तो कह रहे ये लेके आना मुंह, उसके सामने INDC चिपका के लाना। कहते ठीक है आएंगे। तो जब आओगे गेट पे ही पूछेंगे लेके आए अपनी कॉपी, होमवर्क कंप्लीट। तो जैसे ही वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुँचे, पूछा INDC लेके आए, तो ये भारत की खासियत थी। कितने मुल्कों ने अपना INDC नहीं प्रेजेंट किया था 2015 में, भारत एकदम से पर्चा निकाला जेब से, कहते रेडी, पूरा तैयार है, पढ़ लो। कहते गुड। इसलिए आपको याद होंगी उन दिनों की क्लिप्स, वीडियोस, आज भी नेट पे जाके देखना। भारत ने बड़ी लीडिंग पोजीशन ले ली थी पेरिस क्लाइमेट समिट में। तो तब देश में बड़ी चर्चा हुई थी कि मोदी जी ने पूरी दुनिया को एक तरह से दिशा दिखा दी है पेरिस क्लाइमेट समिट में, क्योंकि भारत अपना INDC लेके पहुंच गया था। भारत ने अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस 2015 में बिल्कुल डेडलाइन पे बता दिए थे। मतलब भारत बिल्कुल तभी शुरू हो गया 2015 में ही, और ये कह दिया था कि 5 साल बाद 2020 में अगला दे देंगे आपको, नेक्स्ट, फिर 2025 में, फिर ये 5-5 साल पे होना है। ये बात आपको दिमाग में रखना, तो 5-5 साल पे होना है। तो भारत ने कह दिया था कि दे देंगे, 2020 में दे देंगे, फिर 2025 में भी अगला दे देंगे, 2030 में भी। हम डेडलाइन नहीं ब्रेक करेंगे, बाकी मुल्कों से पूछो क्या हुआ। तो बहुत से मुल्क नहीं है। तो मोदी जी पूछ रहे थे लाए हो तुम INDC, कहते नहीं। जैसे तुम लोग पूछते अपनी कॉपी बना के लाया इंग्लिश के, तो नहीं मेरी तो रह गई, मैंने तो बना ली। तो इट वॉज लाइक दैट। अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, इंडिया वॉज द शाइनिंग स्टूडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन दैट समिट। इट वॉज आवर अचीवमेंट and it was our dedication for the global climate and the environment, and ultimately we were leading the developing and the least developed country, the voices, not as a leader in the sense that we are going to control them, but as a voice of the weaker, of the section which is deprived. हम उसकी आवाज़ बन के वहाँ खड़े होना चाह रहे थे कि देखिए हम आए हैं इस दिशा में। So it was the thing, okay? तो भारत पहुंचा था, ये मैंने बता दिया आपको, अब कंफ्यूज मत होना। सो पेरिस अग्रीमेंट, व्हाट इज पेरिस अग्रीमेंट? इट इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। फ्रॉम 30th November to 11th December 2015, the governments of 195 nations gathered in Paris, France, and discussed a possible new global agreement on climate change aimed at reducing greenhouse gas emissions and thus reduce the threat of climate change.
ये लगभग 32 पेजेस का मसौदा बना और इसमें टोटल 29 आर्टिकल्स आर देयर। सो टोटल 29 आर्टिकल्स आर देयर। एजेंडे में है ग्रीन हाउस गैसेस, खतरा कम करना है हमने क्लाइमेट चेंज का, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक समझौता किया गया है, अग्रीमेंट किया गया है। ये याद रखना है आपको, 195 मुल्क वहाँ गैदर हुए थे। ओके, चलिए एम्स क्या है इसके, क्या एम लेके चलता है? पहला, कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज इन दिस सेंचुरी, that is the century till 2100. So keep the global temperature rise in this century well below 2 degrees Celsius above the pre-industrial level. आपने इसके लिए जो थ्रेशहोल्ड लाइन लगाई that is 1850. 1850 के लेवल तक जो भी प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब, उससे 2 डिग्री ही ऊपर बढ़े बस, उतने पर रोक देना है हमें 2100 आने तक। ये हमारा पहला प्लेज होना कि मतलब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में उतनी की बढ़ोतरी होने देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे उस दिन भी मैंने पढ़ाया था कि 1850 तक अगर ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री है तो 2100 तक 17 डिग्री पर बढ़ करके रोक देंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने देंगे। ये पहला प्लेज है हमारा पेरिस अग्रीमेंट का। कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज इन दिस सेंचुरी वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। लेकिन सेकंड क्या है? परस्यू द एफर्ट्स टू लिमिट द टेम्परेचर इंक्रीज इवन फर्दर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। एफर्ट्स और बढ़ाइएगा और कोशिश करिएगा कि 1.5 डिग्री ही की बढ़ोतरी पर रोक दीजिए, 2 की भी नहीं। मतलब अगर 15 डिग्री था तब तो 16.5 पे ही रोक देना, 2 पर भी मत जाने देना। अल्टीमेट एफर्ट ये वाला करना, शुरू 2 के टारगेट से लेके होना और ले आना 1.5 पर। एंड थर्ड वन इज स्ट्रेंथन द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू डील विद द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और साथ के साथ आप सभी मुल्कों को सक्षम बनाएं, योग्य बनाएं कि जो भी जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं वो उनके साथ कोप अप कर पाएँ, डील कर पाएँ। ये 3 मुख्य एम हमने रखे। और किन विषयों पर बात करता था पेरिस अग्रीमेंट? समझे, बहुत से विषय आएंगे पर ये समझे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी टू द सेम लेवल्स दैट ट्रीज, सॉइल एंड ओशियन कैन एब्जॉर्ब नेचुरली, ठीक हो, can absorb naturally beginning at some point between 2050 to 2100। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है ग्लोबली 2050 आते तक हम उसे इतने के लेवल पर ले आएं कि जितने के लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को सॉइल, ट्रीज, ओशियंस नेचुरली ही एब्जॉर्ब करके बैलेंस कर देते हैं। मतलब अर्थ नेचुरली इतनी कैपेबल है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को वो खुद एब्जॉर्ब करके वाया द ट्रीज, वाया द सॉइल, वाया द ओशियंस एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है। लेकिन हमने अपनी एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इतना एक्सेस में ग्रीन हाउस गैस एमिट कर दिया कि अर्थ की वो जो न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी थी, वो जो बैलेंस रखने की एबिलिटी थी, संतुलन जिसे कहते हैं, हमने वो संतुलन बिगाड़ दिया। तो अब हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को वापस उस लेवल तक ले आएं कि अर्थ फिर से सक्षम हो करके अपनी नेचुरल संतुलन बनाने वाली पोजीशन में आ जाए। और ऐसा फिगर हम अचीव कर लेंगे समवट अराउंड 2050। तो मतलब इसके लिए टारगेट दिए गए, इसके लिए टारगेट नहीं, हर कंट्री को बोला कि अपना कमिटमेंट बताओ कि तुम किस समय तक अपना नेशनल पीक अचीव करोगे। तो अलग अलग कंट्री बताएगी कि मेरा पीक 2030 में अचीव हो जाएगा, कोई कंट्री कहेगी मेरा 2035 में पीक आ जाएगा, कोई कहेगी मेरा 2040 में पीक आ जाएगा। पीक पीरियड कि जैसे मान लीजिए कि यूएसए ने बोला कि मेरा 2030 में पीक आ जाएगा, मतलब
मैं ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करते जा रहा हूँ। मैंने 2000 जैसे सपोज़ मैं 1950 में 100 किलोग्राम एमिशन कर रहा था हर साल। मैं सन 2000 में 200 किलोग्राम एमिशन कर रहा था हर साल। मैं सन 2020 में 300 किलोग्राम एमिशन कर रहा हूँ। 2030 में जब मैं 350 किलोग्राम एमिशन कर रहा हूँगा, वो मेरा पीक पॉइंट है। उसके बाद मेरा टेपर होना शुरू हो जाएगा, मेरा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, इसके अबव नहीं जाएगा। तो माई पीक पॉइंट इज 2030। ऐसे ही चाइना ने बोला कि मेरा पीक 2040-45 के अराउंड आ जाएगा, जिसके बाद मैं भी डाउन जाऊंगा। ऐसे ही इंडिया ने बोला, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट डे ईयर्स मैं लिखवा के कराऊंगा। वो ईयर्स तब दिमाग में पल्ले पड़े, इसलिए अभी कहानी नुमा तरीके से समझा रहा हूँ। जैसे इंडिया ने बोला कि मैंने लेट डेवलप होना शुरू किया है, हम अभी और प्लांट लगाएंगे, हम अभी और ग्रीन हाउस गैस अभी हमें एमिट करना है, क्योंकि गरीबी अभी बहुत है, भुखमरी बहुत है, अभी बेरोज़गारी बहुत है, अभी ग्रामीण इलाका पिछड़ा पड़ा है, अभी तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ध्यान देना। तो हम अभी और थर्मल पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फॉसिल फ्यूल अभी हम करेंगे, तो हमारा पीक आप मान के चलिए 2045 के अराउंड आ जाएगा। फिर उसके आगे फिर हम और ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे, फिर हम गिरना शुरू हो जाएंगे, तो हमारा पीक आ जाएगा तब। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ये बातें करते तो हैं, बचपन से तो करते आए हैं। आप लोगों के घर वाले जब आप लोगों को 2 घंटे दे करके जाते थे खेलने के लिए, लेकिन आप 3 बच्चे थे घर में और ड्यूटी लगा जाते थे कि किसी भी समय में घर अकेला नहीं छूटना चाहिए, तो फिर बारी बारी से खेलना। तो अब जब पहले वाला खेलने चला जाता था, आप लोग उससे प्रॉमिस लेके कहते थे कि तो पक्का वापस आ जाइए आधे घंटे में, लेकिन वो क्या करता था, उसकी भूख नहीं मिटती थी, तो 1 घंटे वापस आता था। और जब वो वापस आता था, पूछते थे कि तू अकेले ने खेलना था, तूने 2 घंटे मिले, तू अकेला मार गया, 2 घंटे खेल के आया, अब हम 2 जने 1 घंटे में क्या करेंगे? तो वो ज़्यादा शैतानी मचा के आया। अब आपके पास ही 1 घंटा दोनों के पास, तो दूसरा गया, वो पौना घंटा लगा आया, और अब मम्मी के आने का समय है, और तीसरे वाले के पास बेचारे के बस 15 मिनट है। तो जब वो खेल रहा होता है, इतने मम्मी जब आ जाती है, उसे आवाज़ आती, चल वापस 2 घंटे का टाइम दे। अब कहते थे अभी तो आया हूँ मैं खेलने, अभी तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो मैंने शुरू ही किया है खेलना। वो 1 घंटा खेल के आया पूरा, अपनी पीक उसने ली पूरी, ये भी पूरा पीक मचा के आया। मेरा तो अभी कुछ गर्म ही नहीं हुई बॉडी, तो मैं खेलना शुरू ही हुआ हूँ, अभी तो पहली बॉल मारी है। तो फिर आप क्रेव करते हैं, रोते हैं कि मुझे एटलीस्ट मेरी एक लेवल तक तो सेटिस्फैक्शन, मेरी पीक अभी आनी है। तो इसी तरह से अलग अलग मुल्क कह रहे हैं कि अभी तो हम शुरू ही हुए हैं भाई, अभी तो कोयला पहली बार भट्टी में डाला है, अभी तो जलाएंगे हम, अभी तो विकास करेंगे हम, हमारा पीक आएगा 2060 में। तो सभी मुल्कों से बात करी, कहते भाई बैठो, चुप करके बैठाओ, मोटा मोटी कहते कब आ जाएगा पीक बता दो। तो सबने लमसम कर कहते मतलब ये है कि ग्लोबली 2050-60 तक इस लेवल पे आ जाएंगे कि सब अपना पीक कर चुके होंगे, सब धूम मचा चुके होंगे। तो पीक करो और साइमल्टेनियसली एफर्ट्स जुटाते रहो कि जो कार्बन एमिशन छोड़ रहे हो वो आके कहीं सेट भी होता रहे, जमता भी रहे, कैप्चर होता रहे, ताकि कम से कम फिर जब पीक आ जाए उसके बाद तो पृथ्वी इसे योग्य बना सके हम कि अब वो फिर नेचुरली बैलेंस कर लेगी। तो इसलिए आगे जा कर के एक वर्ड पढ़ाऊंगा कि इसमें ग्लोबल पीक कब अचीव होगा उसका पॉइंट रखा गया है, और सबको बोला गया है कि अपने कमिटमेंट में लिख के लेके आना ये वाला एक आंसर। तो क्वेश्चन लिखाए गए, आंसर मांगे गए आपसे कि ग्लोबल पीक की डेट लेके आना। तो कोई अगर नहीं ले गया उससे तो पूछते कहते ये आंसर क्यों लिख के लाया भाई 2 नंबर का, ग्लोबल पीक कब होगा तेरा? तो कहता है ये अभी पता नहीं चल रहा कुछ, अगली बार बताएंगे कब होगा। तो दिस इज़ द सिस्टम। ओके, तो इस तरह से उसमें ये बात कही गई है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को इस मैनर में कुछ लिमिट करेंगे ग्रेजुअली कि 2050 के आसपास आके पृथ्वी पर वो समय फिर आएगा कि पृथ्वी सक्षम होगी कि वो नेचुरली बैलेंस करने की स्टेट में आ जाए। तभी तो 1.5 या 2 डिग्री पर रोकेंगे ना अर्थ को, वरना ऐसे हाथ करके तो नहीं रोकेंगे कि रुक जा, थांबा। वो फिल्मों में होता है, सरकार फिल्म में अमिताभ बच्चन से करते थांबा तो सारे रुक जाते हैं। अर्थ तो ऐसा नहीं सुनती, वो रुकेगी तब क्योंकि जब नेचुरली अर्थ बैलेंस करना शुरू कर देगी कि जितना कार्बन हम एमिट या जितना ग्रीन हाउस गैसेस आप एमिट कर रहे हैं, प्रकृति के अलग अलग प्राकृतिक स्रोत उसे फिर ले भी ले रहे हैं वापस, तो फिर संतुलन बन गया। मतलब सब उतना उतना करके हट गए। अब सबकी चिमनियों में से उतना उतना ही ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है जितना जितना अर्थ बैलेंस कर लेती, और फिर टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री पर रुक जाएगा।
ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर उतने पे सीमित हो जाएगा। मतलब तब तक आप अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का उतना बड़ा हिस्सा ग्रीन सोर्सेस से अचीव करना शुरू कर चुके होंगे, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लगा चुके होंगे, उतने जंगल लगा चुके होंगे, उतने वेटलैंड क्रिएट कर चुके होंगे, उतने कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन प्लांट्स तैयार कर चुके होंगे। ये 2050 तक ऐसा कुछ समय आ जाएगा। समझ रहे हो बात? तो ये यहां पर कहा है इस पेरिस एग्रीमेंट के, ये कहता है आपको कि लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड by human activity to the same levels that trees, soils and oceans can absorb naturally, beginning at some point between 2050 to 2100। कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन का लेवल उतना का ही ले आओ जितना का नेचुरली बैलेंस होना शुरू हो जाए, फिर सब बढ़िया हो जाएगा। हम पहले जैसे हो जाएंगे, प्री इंडस्ट्रियल लेवल वाले लेवल पे आ जाएंगे, एकदम धूम मच जाएगी। क्योंकि तब भी अर्थ अपने आप बैलेंस कर लेती थी, क्योंकि उतना का ही कोयला, उतना का ही लकड़ी उकड़ी जलाते थे, मतलब उतना का ही धुआं निकलता था, और सब अपने आप ही प्रकृति सब कर देती है। अभी पराली जल रही थी, कोई कुछ नहीं कर पाया, कितनी मीटिंगें हुई, कुछ प्रकृति ने खुद ही किया ना, चला गया ना धुआं सारा। लेकिन अभी वो प्रकृति हटा के हटी, आप फिर आज पराली जला दो तो क्या होगा? फिर वो प्रकृति कहेगी यार मैं बैलेंस करके हटती हूँ, मैं अब्जॉर्व करके हटती हूँ, तुम फिर छोड़ देते हो यार, मैं फिर 15 दिन में अब्जॉर्व करूँगी, तुम फिर छोड़ दोगे। तो फिर वो प्रकृति आकाशवाणी करेगी कि भाई उतना ही निकाल जितना मैं संतुलित कर पाऊँ। पहले ऐसे ही था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले ऐसे ही था, तभी तो इतने समय तक ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहा। फिर वैसा ही अचीव करेंगे। तो 1850 से 2050 तक 200 साल जो धूम मचानी थी मचा ली। अब फिर उसी हैसियत में आएंगे तो बचेंगे, वरना काम हो गया समझो। तो फिर आएंगे और प्रकृति को, पृथ्वी को कहेंगे ले भाई आजा अपने लेवल पर कर ले नेचुरली बैलेंस। हाँ हमारी गलती है कि 2 डिग्री बढ़ा दिया है हमने, आई एम सॉरी, पर और नहीं बढ़ेंगे, हमने तुमको तुम्हारा काम करने योग्य बना दिया। ये समझ में आई ये लाइन? वरना पीक क्या है और ये नेचुरल बैलेंसिंग क्या है समझ आना नहीं था। तो ये आर्टिकलों में, अखबारों में अलग अलग जगह ये लिखा आता है, अब दिमाग में फिट कर लो। अच्छा सेकंड, रिच कंट्रीज शुड, ये होगा कैसे? जो बहुत से प्रयास कर रहे हैं दुनिया के तमाम मुल्कों को, तो उसके लिए फिर अमीर मुल्कों पर जिम्मेदारियां हैं। सो रिच कंट्रीज शुड हेल्प पुअरर नेशंस बाय प्रोवाइडिंग क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, एडेप्टेशन फाइनेंस क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, सब अलग अलग हैं, हम अलग अलग पढ़ेंगे। अभी तो हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं। So rich countries should help poorer nations by providing climate finance to adapt to climate change and switch to renewable energy। तो rich countries poorer countries को फाइनेंस देंगी, मदद करेंगी कि वो क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट हो सकें। जो जो ज़रूरतें हैं, ड्रॉट्स के साथ, फ्लड्स के साथ, लगातार जंगलों में लग रही आग के साथ, लगातार आ रहे साइक्लोन्स के साथ, वो अडेप्ट हो इस नई लाइफ के साथ। कि पानी घटते जा रहा है तो उसी तरह से हमें वाटर रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी है अब, है ना। वाटर रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड नाउ। ये है हमारा एडेप्टेशन विद द क्लाइमेट चेंज। तो अब जब माहौल बदल गया तो उसके साथ जीना सीखो। जैसे आपके जीवन में अचानक कोई माहौल बदल जाता है तो आप उसके साथ फिर वैसे ही जीना सीख लेते हैं। तो कोई तो आता है जो आपको मजबूत बनाता है कि अब यार ऐसे ही जीना सीखो, कोई बात नहीं। तो वैसा जीने सीखने के लिए काउंसलिंग तो करता होगा ना, कोई तो आके मोरल बढ़ाता होगा, सपोर्ट देता होगा कि आप खुद भी सीख जाते हैं। उनकी हेल्प कोई ईश्वर कर जाता है, कोई स्थान कर देता है, कोई गुरुद्वारा मंदिर कहीं चले जाते होंगे। सो इस तरह से क्लाइमेट फाइनेंस देंगे कि पहले तो उन्हें अडेप्ट कराएं कि क्लाइमेट चेंज के साथ जीना सीखो। आई बात समझ में? और उसमें बड़ा कदम है कि रिन्यूएबल एनर्जीज इंस्टॉल करो अब। आई बात समझ में? तो दिस इज द क्लाइमेट फाइनेंस विल प्ले दैट रोल। सो देयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड और द रिच नेशंस टुवर्ड्स द अंडर डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, दैट इज द पुअरर नेशंस। ये एक जिम्मेदारी सी है। अच्छा नेक्स्ट वन इज द अग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग। लीगली बाइंडिंग है बट क्योटो प्रोटोकॉल से अलग है। कैसे? The agreement is legally binding in some elements. In some elements, जैसे like reporting requirements. ये reporting requirements में binding है, लेकिन जैसे क्योटो प्रोटोकॉल में हमने कंट्रीज निर्धारित कर दी थी अनेक्स 1 में। तो अनेक्स 1 में आने वाली वो कंट्रीज जिनको हमने अनेक्स बी में टेकअप कर लिया था,
उन पर हमने बाइंडिंग टारगेट्स लगा दिए थे कि आपको 5% तक एवरेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कट लगाना है 1990 लेवल के ईयर को बेस बना के, मैंने 1990 के लेवल तक। तो वो एवरेज 5% के लिए अलग अलग मुल्क को, किसी को 7%, किसी को 9%, किसी को 8% के हिसाब से फिगर्स में पक्का टारगेट दिया था कि एमिशन रिडक्शन का टारगेट दे दिया था, और वो बाइंडिंग था। लेकिन यहाँ पर कौन सा मुल्क कितना एमिशन में रिडक्शन करेगा, इसका ऐसा कोई टारगेट पेरिस एग्रीमेंट नहीं देगा। हर मुल्क अपने लेवल पर नेशनली खुद डिटरमिन करेगा कि वो कितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस करने जा रहा है, तो वो अपना इंटेंशन पुटअप करेगा। इट इज़ द नेशनल मैटर, इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। अब वो हम ये क्योटो प्रोटोकॉल से अलग हो गए। अब यहाँ पे वो भारत तय करे, चीन तो चीन तय करे, जापान तो जापान तय करे, तो तय करने की ताकत आपको दे दी है। लेकिन एक बार जब आपने अब ये जो तय कर लिया, समझो पहले समझो, जब आपने ये जो तय कर लिया है, तो तय करने के बाद आप लीगली बाइंड हैं, अपना INDC वहां पर रिपोर्ट करिए, पुटअप करिए कि तय क्या किया है, इसके लिए आप बाध्य हैं। इफ यू आर द सिग्नेटरी टू द पेरिस अग्रीमेंट, तो यू कैन नॉट से कि मैंने बहुत अच्छा ही कुछ सोचा है तुम्हारे लिए, अभी नहीं बताऊंगा पर अच्छा ही सोचा है, इन लोगों से मैंने अच्छा ही सोचा है। कुछ लोग, कुछ दोस्त, कुछ घर के मेंबर ऐसा बोलते हैं ना कि मैं अभी कुछ दे नहीं रहा हूं, तो मैंने बहुत अच्छा ही सोचा है, एंड में पता लगता है क्या ही सोचा है, कुछ नहीं सोचा। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो उनको ये बोला है सोचना क्या है वो तुम्हारा, वॉलेंट्री सोच के आ, जा सोच। तो सोच के आया कि मैं 25 पैसा ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस कर दूंगा, 100 में से 25 पैसा घटा दूंगा। कहते पक्का सोच लिया तूने? हाँ। इस बात को रिपोर्ट कर, लिखित में रिपोर्ट कर, INDC में लिख के लेके आ, चल। कहता और अगर ना लिख के दूं? कहते नहीं, ये तो बाइंड है भाई, तेरे को रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो क्या तय करता है वो अब तेरा, लेकिन उसे कमिट तो पब्लिकली करना ही पड़ेगा तेरे को। और जब हम कमिट कर दें पब्लिकली, तो 5 साल बाद हमारा असेसमेंट होगा। तो ऐसे बैठेंगे पेरिस एग्रीमेंट में, ऐसे अधिकारी सारे दस्तावेज मंगाएंगे, सारे कागज, कहते लाओ जो 5 साल पहले बोल के गए थे, क्या क्या किया उसके मामले में दिखा। तो तब आप नहीं कह सकते कि यार बहुत मगजमारी कराते हो यार, बड़ा दिमाग खराब करते हो, मैं नहीं देता कोई कागज पत्र। तो ऐसा नहीं होता, ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, और तुम्हें हर वो चीज़ रिपोर्ट करनी है जो हम मांगेंगे। तो जितने भी रिपोर्टिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं, यू हैव टू फुलफिल टारगेट्स, यू हैव टू डिसाइड। बट वंस you are decided with the targets and everything, once you have submitted your INDC, then it is our right to access all the reporting requirements, and you need to put those requirements in front of us. This is legally binding. कहते ठीक है यार, समझ गए, मतलब ये क्योटो प्रोटोकॉल से अलग है। उसमें क्या था कि तुम टारगेट ही फिक्स कर देते थे, तो तुम करते थे, एक बार टारगेट फिक्स कर दिया, फिर जिसको घुसना है उसमें घुसो। लेकिन इसमें क्या है कि टारगेट तुमने हमको बोला है फिक्स करने को, और फिर वो टारगेट अश्योर किए जाएंगे, कंफर्म किए जाएंगे, उसके लिए तुम हमको रिपोर्टिंग के लिए बाउंड करोगे। देखिए, मैं बार बार ये एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आई, क्योंकि आप अखबार जब पढ़ेंगे आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि एक तरफ कह रहे हैं लीगली बाइंडिंग है, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो रिडक्शन टारगेट है वो वॉलंटरी है। जब रिडक्शन टारगेट ही वॉलंटरी है तो लीगली बाइंडिंग क्या है? ऐसा लोग परेशान हो जाते हैं ना। नथिंग टू वरी, जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट, ओके। सो अब जब इफ इट इज लीगली बाइंडिंग, तो व्हाट इज, अब तो फिर रिडक्शन टारगेट खुद कैसे ले रहे हैं? तो फिर उसमें आप अखबार में अक्सर पढ़ेंगे कि इस कंट्री ने अपना रिडक्शन टारगेट इतना, नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन इतना बोला, और वो फ्री है इतना बोलने के लिए, उनकी मर्जी है। और आप उसमें सुनेंगे कि भी इंडिया कह रहा है कि अगर बड़े बड़े मुल्कों ने इम्प्रूवमेंट नहीं करा, तो अगली बार के लिए जो INDC हमने सबमिट करना है 2020 में, हम उसमें फिर कुछ बढ़ा करके कुछ भी कमिट नहीं करने वाले, फिर देख लो। तो तब भी आप सोचेंगे कि यार इंडिया की अपनी ही चल रही है, मतलब एक तरफ एग्रीमेंट का सिग्नेटरी ऊपर से धमका भी रहा है कि फिर मैं कुछ बढ़ा के नहीं बताऊंगा, मैं भी नहीं करूंगा कुछ, मतलब ये खुद ही करी जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, लीगली बाइंडिंग है रिपोर्टिंग के मैटर में। क्या मैं सफल हुआ ये समझाने में? क्या आपके खाने बात घुस गई अब ये? तो ये फिर मोटा मोटा डिपार्चर नहीं हो गया क्योटो प्रोटोकॉल से?
तो क्या हम क्योटो प्रोटोकॉल से डिपार्ट नहीं कर गए? तो यही डिपार्चर है। क्यों? क्योंकि हमने इस एग्रीमेंट में क्योटो प्रोटोकॉल वाला डेवलप्ड और डेवलपिंग वाला किस्सा खत्म कर दिया। अब पेरिस एग्रीमेंट में कोई डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री नहीं है, सारी पार्टी चुप करके एग्रीमेंट की सिग्नेटरी हैं। और वो इसलिए ये भेद खत्म ही तब हो सकता था जब सबको हम आज़ादी दे दे कि जाओ अपना अपना कंट्रीब्यूशन डिटरमिन करके आओ, जाओ जाओ। तो फिर सबने अपनी अपनी मर्जी, डेवलपिंग मुल्कों ने बोला कि हम भी मानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, हम भी जिम्मेवार हैं, हम भी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन आप तो मत ना तय करिए कि कितना हमको रिड्यूस करना है, हम अपनी जिम्मेदारी से। तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि जिसकी जितनी श्रद्धा उतना चंदा डाल दो भाई, जितनी जिसकी श्रद्धा उतना डाल दो। तो जैसे आप गेट पर आए और श्रद्धा आपकी, आपने बोला कि 20 रुपये लिख दो पर्ची पे, 20 रुपये लिख दो। अब जब लिखवा दिया 20 रुपये पर्ची पे, अब वो 20 रुपये मांगेगा, 20 रुपये पर्ची पट कट गई, अब लेके आ। तब आप अंदर से नहीं कर सकते कि मैं नहीं देना, कहेंगे नहीं, हमने आपको खुद बोला था ना श्रद्धा के हिसाब से डाल दो। उसने श्रद्धा के हिसाब से 500 डाला, हमने आपको बोला कि 500 डालो। आप डेवलपिंग मुल्क हो, छोटे हो, आपने खुद तय किया, 5 रुपया भी तय किया, लेकिन अब दे क्यों नहीं रहे आप? फिर शेम करेंगे। तो इसमें एक ही प्रोविज़न है, क्या कर सकते हैं? नेम शेम का प्रोविज़न है इसमें। और दूसरा प्रोविज़न क्या है? प्रेज का। वो जैसे धार्मिक स्थानों पर प्रेज करते कि इतना इन्होंने भेंट किया, इतना प्रशंसा करते हैं। हंसिए मत, दिस इज द वे। यही इसका क्रिटिसिज्म है कि इसमें कोई बहुत पुख्ता एक मैकेनिज्म है ही नहीं एक्सेप्ट द नेम शेम एंड द नेम प्रेज। तो जो करेगा कमिटमेंट अच्छे और फिर उन्हें पूरा भी करेगा, उसको नेम प्रेज मिलेगी, यही तो उसकी ताकत है, क्योंकि वो लीडरशिप पोजीशन में आते जाएगा। समझिए बात को। ऐसे बड़े पटल पर नेम प्रेज कोई आम बात नहीं होती। विश्व पटल पर आपकी प्रशंसा यदि हो, मतलब आप नेतृत्व की भूमिका में आ रहे हैं। और यही तो हर कोई चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच को हम लूट ले जाएं। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर आपकी मतलब बेइज्जतियां हो रही हो, तो अगर आप पहले से नेतृत्व कर रहे हैं, लीडर हैं, आप ग्राउंड लूज करने लग जाते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो कई लोग इसको सुन के कहेंगे कि ये क्या है, नेम शेम नेम प्रेज। लेकिन ये इतना सौखा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यही तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। स्कूल में, कॉलेज में वो जो मंच पे बुला करके हमें वो जो ट्रॉफी दी जाती है, वो कितने की होती है? कुछ भी नहीं। लेकिन वो जो सर्टिफिकेट हमारे साथ जुड़ता है, हमारे एक्कोलेट्स, हमारे अवार्ड्स, इंटरव्यू में जब पूछा जाता है, जब रेज्यूमे में लिख के देते हैं कि आपके एक्कोलेट्स क्या हैं, आपके अवार्ड्स क्या है, तब पता चलता है कि उनकी वैल्यू क्या थी, क्योंकि वो हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ को वहाँ रिप्रेजेंट कराते हैं। और पता लगे उधर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिख के दिया है कि बहुत उजड़ा हुआ कैरेक्टर और नॉलेज बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं यार दो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, बट इंटेलिजेंस कम भी हो चलेगा यार, बंदा टीम में काम करने वाला चाहिए और टीम व्यवहार से चलती है। तेरा तो व्यवहार ही बड़ा खतरनाक सोना भाई, सर्टिफिकेट बड़ा खतरनाक तेरा, तू तो जिधर घुसता तू कहता है माई वे और द हाईवे। भाई हम 10 लोगों की टीम बना काम कराने वाले आदमी हैं, टीम वर्क से काम होता है, अकेला कितना कर लेगा। So that's why those certificates, those name shame, those name praise, those important things. It's not that easy कि क्या ही फर्क पड़ रहा है, सूली पे तो ना टांग देंगे, थोड़ी बेइज्जती कर देंगे। थोड़ी बेइज्जती नहीं होती, वो दुनिया का हर लोकल से लेके इंटरनेशनल मीडिया तक उसे कवर करता है, और वो 2-2 महीने अखबारों में छाया रहता है, और हर पटल पर, फिर G20 पर, फिर G7 में, फिर यूनाइटेड नेशन में जब भी आप कोई बात रखने लगे तो फिर आप दूसरा आदमी खड़ा होकर कि आप क्या बात कर रहे हैं यार, आपकी क्या वजूद है, आपकी क्या ज़मीन है, आपकी क्या अहमियत है, आप किसके पक्ष। आपको बड़ी चिंता हो रही है आज अफ्रीका की, आज आपको बड़ी चिंता है कि रशिया घुस रहा है अफ्रीका में। क्लाइमेट समिट में जब आपको कहा गया कि अपना INDC सबमिट करिए, उसमें कमिटमेंट कोई रखिए, तो आपका तो अता पता नहीं चलता। तब मुन मुल्कों को डुबाने में आप शामिल हैं और बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि आपको उनकी फिक्र है। तब आदमी एकदम गुमसुम हो जाता है कि यार ये मैंने मेरी ज़मीन खुद ही गंवा दी, क्योंकि बात प्रमाणित है ना, ऑन रिकॉर्ड है। क्योंकि आप वेबसाइट पे जाइए तो वहाँ पे INDCs क्लियर हैं बिल्कुल, और पता भी लग रहा है कि किसने क्या करा है, कितना नहीं करा है। तो ऐसे में आप कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन का टारगेट रखते हैं रिड्यूस करने का, श्रद्धा आपकी, जाओ चुन लो, घर जाके बैठो अपने। लेकिन फिर एक बार जब श्रद्धा अपनी व्यक्त कर दी कि मेरी इतनी श्रद्धा है, मैं इतना रिड्यूस करना चाहता हूँ, फिर अधिकार हमारा है पूछने का, तुमको मानना पड़ेगा। ये है लीगली बाइंडिंग। इज दैट क्लियर? तो फिर वहाँ लिखा है कि द अग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग इन सम एलिमेंट्स, और वो क्या है? लाइक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स।
while leaving other aspects of the deal such as setting of emission targets for any individual country as non binding। तो एमिशन टारगेट्स क्या होंगे हर कंट्री के लिए, वो नॉन बाइंडिंग छोड़ दिए, लेकिन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बाइंडिंग हैं। ये बदलाव है इसका क्योटो प्रोटोकॉल से। ओके, सो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हम तब से बात कर रहे हैं, नेशनल क्या है ये, नेशनल प्लेजेस बाय कंट्रीज टू कट एमिशंस आर वॉलेंट्री। ये वॉलेंट्री प्लेजेस हैं हमारी, कमिटमेंट्स हैं हमारी कि हम कितनी एमिशंस कट करेंगे, वही है एनडीसी, और एनडीसी कुछ नहीं है। एग्रीमेंट रिक्वायर्स ऑल पुट, आगे लिखता हूं, इसके पहले मैं एक चीज करना चाहता हूं, रुकिए जरा, चलने दीजिए कैमरे को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके पहले जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। रुकिए, ये देखिए, दोनों चीजें दिखाएंगे आपको। तो दैट वाज द क्वेश्चन इन 2016। ऐसे आ जाएंगे, आप करेंगे, यूपीएससी क्वेश्चन है। द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए pledges made by the European countries to rehabilitate refugees from the war affected Middle East, b plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change, c capital contributed by the member countries in the establishment of Asian Infrastructure Investment Bank, d plan of action outlined by the countries of the world regarding sustainable development goals। so answer is b। तो पढ़ा हो तो ऐसे आंसर होता है चुटकियों में, है कि नहीं? ये that is the one thing। अच्छा, second question I want to show you, इसको भी देखिए आप। देखिए, with reference to the agreement at the United Nations Framework Convention on Climate Change meeting in Paris in 2015, which of the following statement are correct? Statement 1, the agreement was signed by all the member countries of the United Nations and it will go into effect in 2017। all the member countries of United Nations का क्या मतलब है? एग्रीमेंट साइन करेंगी वो पार्टीज जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज की पार्टीज हैं। पहला तो यही टर्म यहाँ पर गलत बोल दिया उन्होंने, और वो भी उसमें से भी ऑल ने किया हो ऐसा जरूरी है नहीं। अभी आप पढ़ भी लेंगे और आपने पढ़ भी लिया, 195 वहाँ पर लिखा भी है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन इज the agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degrees Celsius or even 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level। 100% correct statement। Statement 3, developed countries acknowledged their historical responsibility in global warming and committed to donate $1,000 billion a year from 2020 to help developing countries to cope with the climate change। ये $100 billion है, $1,000 billion a year नहीं है। So statement C is incorrect, statement A is incorrect, only statement 2, यानी कि 1 is incorrect, 3 is only, statement 2 is correct। So answer is option B, 2 only, 2 only। इतनी बात क्लियर हो गई? तो that is the answer। ओके, चलिए, वेरी गुड, आप इस चीज़ को समझ गए, मामला सेट है। इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। एवरी लाइन इज इम्पॉर्टेंट, एवरी कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट, रीड एवरीथिंग वेरी केयरफुली, इग्नोर मत करिए, वरना पढ़ाई की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है कि लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी टू द सेम लेवल दैट ट्रीज, सॉइल्स एंड ओशियन कैन एब्जॉर्ब नेचुरली। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, हमें ये भी करना है। तो वही स्टेटमेंट में लिखा आया होगा कि 2050 तक क्या अर्थ की नेचुरल बैलेंसिंग कैपेसिटी रीच करने का इसमें एक प्रण है। हाँ है, ऐसा है, एफर्ट करना है हमें कि हमने आना है उसी लेवल पर, क्योंकि अल्टीमेटली तो लगे ही नहीं ना रह सकते सारी ज़िंदगी इसको ठीक करने में। ये तो खुद अर्थ ही करेगी, हम बस जो बिगाड़ा है उसको सुधारने जा रहे हैं, हम अपनी करतूतों को ठीक करने जा रहे हैं, बाकी तो काम अर्थ नहीं करना है। तो इसको याद रखना। फिर रिच कंट्रीज़ क्या इस तरह की क्लाइमेट फाइनेंस जैसी चीज़ें करेंगी? तो हाँ है, करेंगी भाई,
क्या क्लाइमेट एडेप्टेशन कराना है उन्होंने, रिन्यूएबल एनर्जी जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। और फिर ये बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग वाला कंसेप्ट कि उसमें आपको घुमा सकते हैं, घन चक्कर बना सकते हैं कि इसमें जो एमिशन टारगेट्स हैं वो बाइंडिंग है, तो वहाँ फंस जाएंगे कि क्योंकि बाइंडिंग सा सुना होगा और फिर सिंपल लिख देंगे कि हाँ यार एमिशन टारगेट तो बाइंडिंग है, पढ़ाया था। एमिशन टारगेट बाइंडिंग नहीं है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बाइंडिंग है। एमिशन टारगेट तो उल्टा वॉलेंट्री है, तो उसमें घुमा के दे सकते हैं कि एमिशन टारगेट बाइंडिंग है और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आर वॉलेंट्री। तो तब आप कहेंगे हाँ INDC तो हमने ही बनाना है, तो हमने ही रिपोर्ट करना है, तो वॉलेंट्री है, टारगेट बाइंडिंग है। नहीं, टारगेट हमने लेने हैं वो वॉलेंट्री है, जब ले लिए उसके बाद रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट बाइंडिंग है भाई। तो इस तरह से इसको दिमाग में फिट करो। तो एग्रीमेंट रिक्वायर्स ऑल, इसके आगे मैं लिखता हूँ फिर पढ़ते हैं, to put forward their best efforts through nationally determined contributions and to strengthen these efforts in the year ahead। तो सभी कंट्रीज अपने एफर्ट्स रखेंगे दुनिया के सामने NDCs के वाया। और इसमें एक खासियत है, वो ये है कि NDCs को इन्हांस करना है। समझ आई? मतलब कि जो आपने पहला नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन लिया है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने उसको बेस बना के चलना है, उसको फ्लोर बना के चलना है। अगली से अगली बार आप अपने जो कमिटमेंट्स हैं कंट्रीब्यूशन के बढ़ाइए, एनहांस करिए, ऐसा आपसे एक्सपेक्टेड है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ऐसी आपसे उम्मीद है। आपको इंस्पायर किया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, पर पेरिस एग्रीमेंट लिखित में ये बात बोलता है कि एनहांस करते जाइए। This is the system. So this includes requirements that all parties report regularly on their emissions and on their implementation efforts। तो फिर जब, क्योंकि आपने नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन अपना बता दिया है, तो फिर इससे ये ज़रूरत पैदा होती है कि सभी पार्टीज़ यानी कि सभी नेशंस रेगुलरली रिपोर्ट करेंगे कि उनके एमिशंस क्या हैं और उनके अब तक के NDC के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट्स दिखाओ। तो उसके रिलेटेड दस्तावेज मांगेंगे, वो मांगेंगे कि कितने एनर्जी एफिशिएंसी के लिए क्या किया, कितने LED लगवाए, कितनी स्ट्रीट लाइट्स को हेलोजन से शिफ्ट कराया आपने, बताइए। कितनी 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग ने पुरानी 2 स्टार रेटिंग और नॉन स्टार रेटिंग इक्विपमेंट्स अप्लायंसेस को रिप्लेस कर दिया, कितने आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करवाए हैं। मतलब ओवरऑल आप बताइए, रिपोर्ट करिए आपके एमिशंस किधर स्टैंड कर रहे हैं और आपके क्या एफर्ट्स चल रहे हैं आपके कमिटमेंट को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के। तो यू आर लीगली बाइंड टू रिपोर्ट ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज डेवलपमेंट्स। ओके, इन 2018 पार्टीज, तो 2015 में ये बात रखी गई कि 2018 में, इन 2018 पार्टीज विल टेक स्टॉक ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट्स in relation to progress towards the goal set in the Paris Agreement। तो 2018 में इस बात का स्टॉक लिया जाएगा, इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि क्या कलेक्टिव एफर्ट्स रहे 2015 में लिए गए एग्रीमेंट में, जो हमने प्रोग्रेस की, उस प्रोग्रेस का क्या लेवल है, कितने के एफर्ट्स रहे हैं, इसका स्टॉक, इसका जायज़ा लिया जाएगा 2018 में। ऐसा कहा गया। और ये कहा गया कि हर 5-5 साल पर ग्लोबल स्टॉक लिया जाएगा, जिसको बोला गया ग्लोबल स्टॉक टेक, जायज़ा लिया जाएगा प्रॉपर। तो पहला ग्लोबल स्टॉक टेक लिया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात में, अभी दुबई के अंदर 28th COP में। तो 2015 में जो ये कहा गया था कि ग्लोबल स्टॉक लिया जाएगा, वो 2023 में पहला ग्लोबल स्टॉक लिया गया है। और हर 5-5 साल पे अब ग्लोबल स्टॉक लिया जाएगा। इसे ग्लोबल स्टॉक टेक कहा गया है। स्टॉक किस चीज़ का लिया गया है? ऑन द प्रोग्रेस अचीव्ड। ऑन द प्रोग्रेस अचीव्ड ऑन व्हाट? ऑन द कमिटमेंट सबमिटेड, दैट इज ऑन द इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस, कि जो कमिटमेंट किया था उसका जायज़ा करेंगे अब। तो ये So in 2018, parties will take stock of the collective efforts in relation to progress towards the goals set in the Paris Agreement, and there will also be a global stock take every 5 years to assess the collective progress towards achieving the purpose of the agreement and to inform further individual actions by the parties। तो ग्लोबल स्टॉक टेक हर 5-5 साल पे लिया जाएगा। अब आ गया समझ कि ये जो स्टॉक टेक हुआ है ये क्या है? वेरी गुड।
और उसमें हम बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है और फर्दर इंडिविजुअल एक्शंस क्या रिक्वायर्ड हैं, सारी चीज़ें होंगी उसमें, तभी तो पता चलेगा कैसे काम करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जिनके तहत हमने चलना है, काम करना है? 3 मेन फ्रेमवर्क्स हैं। पहला है टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सारा सिस्टम इस टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क के अंदर होगा। तो साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करके, साइंटिफिक बेसिस पे चलते हुए हमने वो सब एक्शंस और एफर्ट्स लगाने हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करना है। तो इट शुड बी वेरी साइंटिफिक, तो इसलिए देयर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क। सेकेंड वन इज़ द कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क। कैपेसिटी बिल्डिंग करना है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, इंडिया है या कोई भी और कंट्री है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है ताकि वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में रिडक्शन लाने में सक्षम हो सके, कैपेबल हो सके। जब तक आप कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे तो कोई कैपेबल कैसे होगा? सो कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क विल बी देयर। इसी के तहत फाइनेंसेस भी देने हैं, उन्हें अडेप्ट होने के योग्य बनाना है, लायक बनाना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि वो बेहतर एमिशन नॉर्म्स की तरफ जाएं, BS4 से BS6 की तरफ चले जाएं, आगे और अच्छे नॉर्म्स में आ जाएं, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में शिफ्ट हो जाएं, वो रिन्यूएबल की तरफ चले जाएं। सो कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क इज़ देयर। द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। द ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि कोई भी कंट्री, क्योंकि वॉलेंटरली अपने लेवल पर नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस तय कर रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस कमिट बोले करे गए थे उसके एवज में जो एफर्ट्स होने बनते थे, जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने बनते थे, जो चेंजेस करने बनते थे, और फिर जो फंडिंग दी गई, जो फाइनेंसेस दिए गए, जो टेक्नोलॉजीज़ दी गई, उनका जिस रूप में लागू करना, लगना और रिज़ल्ट देना ज़रूरी था, क्या इस मुल्क ने उससे जुड़े सारे ज़रूरी कदम उठाए? क्या अपने मंत्रालयों के वाया, क्या अपनी मिनिस्ट्रीज़ के वाया, किसी भी मायने में जो जो बनते कदम थे वो उठाए? अगर ट्रांसपेरेंसी लूज़ हो गई तो ये सारा मैकेनिज़्म बोगस हो जाएगा। अगर पेरिस एग्रीमेंट में ट्रांसपेरेंसी लूज़ हो गई तो सारा पेरिस एग्रीमेंट का मैकेनिज़्म बोगस मैकेनिज़्म है, क्योंकि सारे के सारे कंट्रीब्यूशन आप वॉलंटरीली ले रहे हो और खुद से ही लिए हुए टारगेट्स आप रिपोर्ट कर रहे हो। तो अगर रिपोर्टिंग में धांधली हो गई, रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन नहीं हुए, मतलब कि उसमें कुछ मैनिपुलेशंस हैं, उतना रिडक्शन किया नहीं बट एंट्रीज गलत डाली हैं, तो ये तो ख़त्म हो गया। फिर तो धोखा चल रहा है पूरी धरती पे, तो नाटकबाजी चल रही है, कागज़ों में चल रहा है, बाकी हो कुछ नहीं रहा है। फिर तो हम एक गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग तो वहीं की वहीं खड़ी है। सो ट्रांसपेरेंसी इसकी रीढ़ की हड्डी है। सो इस हिसाब से पेरिस एग्रीमेंट के पास ये अधिकार है कि वो जब रिपोर्टिंग के लिए कहता है और आप अपने दस्तावेज सबमिट करते हैं, तो जो ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश किया गया है पेरिस एग्रीमेंट, उसे इंश्योर करा सकता है कि इसे ट्रांसपेरेंट रखिए आप, ताकि मुल्कों का एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस बना रहे। बड़े मुल्क और डेवलपिंग मुल्कों के बीच में एक दूसरे को लेकर के फेथलेस की सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, आस्था बनी रहे कि हाँ मैकेनिज़्म बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चल रहा है। जब ट्रांसपेरेंसी होगी तभी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। विदाउट ट्रांसपेरेंसी देयर विल बी नो अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तभी सब सिचुएशन क्लियर होगी, तभी हम उन्हें अगर कम रह रहे हैं तो कंपेल करेंगे कि इतने पे आइए, और उतने पे आ रहे हैं तो मोटिवेट करेंगे कि आगे बढ़िए, तो तभी अकाउंटेबिलिटी आती है अगर ट्रांसपेरेंसी है। तो 3 फ्रेमवर्क जिनसे ये सफल होगा हमारा अभियान एग्रीमेंट। एक टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए, डेफिनेटली इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। दूसरा फिर कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क होना ही चाहिए, और तीसरा फिर ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क तो होना ही चाहिए। ये 3 फ्रेमवर्क से ये काम करेगा पेरिस एग्रीमेंट। ओके, अच्छा, व्हाई इज़ पेरिस एग्रीमेंट इम्पॉर्टेंट? ये पेरिस एग्रीमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण हो गया? तो करंट कमिटमेंट्स, वो 2015 की बात कर रहे हैं, उस समय में जो करंट कमिटमेंट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ब्रैकेट में क्योटो प्रोटोकॉल, तो उस समय में प्रभावी कमिटमेंट क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल। सो करंट कमिटमेंट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल, विल एक्सपायर इन 2020. Paris Agreement deals with what should be done in the decade after 2020 and beyond this time frame.
कि 2020 के बाद क्या करेंगे और उसके आगे के समय में क्या करेंगे, उसका जवाब पेरिस एग्रीमेंट है। सो देयर इज अ प्रोविजन रिक्वायरिंग डेवलप्ड कंट्रीज टू सेंड $100 billion एनुअली टू देयर डेवलपिंग काउंटरपार्ट्स बिगिनिंग इन 2020। 2020 से आरंभ करके हर साल $100 कंट्रीब्यूशन डेवलप्ड कंट्रीज को देना है, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज को हम कैपेसिटी बिल्ड कर सकें, मजबूत कर सकें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में मदद मिल सके, ताकि वो क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट हो सकें, और दूसरा वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन कर सकें, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आ सकें। मतलब वो जो भी अपने कमिटमेंट्स बता रहे हैं उन कमिटमेंट्स को फुलफ़िल कर सके, उसके लिए जो काम करने हैं उसके लिए पैसा देना। और दूसरी बात, अब तक क्लाइमेट चेंज ने जो उनको नुकसान पहुंचाए हैं उन नुकसानों की भी भरपूर्ति हो। जो क्लाइमेट चेंज उनके आइलैंड्स को डुबा रहा है, उनके तटों को डुबा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी क्षतिपूर्ति होगी अगर, तो ही वो आगे कोई कमिटमेंट भी करेंगे और उसे निभा भी पाएंगे। तो हर चीज़ को देखते हुए 2009 में बहुत इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट समिट जो हुआ था, यही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ कोपेनहेगन। तो 2009 के कोपेनहेगन क्लाइमेट समिट में, कोपेनहेगन आप सबको पता होना चाहिए किसकी कैपिटल है, डेनमार्क। तो यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप में डेनमार्क के कोपेनहेगन में 2009 का क्लाइमेट समिट हुआ था। ये तो मैं आपको सारे मेन क्लाइमेट समिट लिखवाने वाला हूँ ना, डब्बे डब्बे बना के, कि किस में मेन क्या बात ली गई थी। तो हम रिवाइंड जाएंगे एक बार। मैंने वैसे पहले बता दिया कि 2009 के कोपेनहेगन क्लाइमेट समिट में ये कमिटमेंट लिया था डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कि हम हर साल 2020 तक $100 बिलियन जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ये वॉलेंट्रीली लिया था उन्होंने, पर ये हुआ नहीं। पर वो तो 2020 तक करना था ना। तो 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट लिया गया, उसमें ये कहा गया कि अब ये जो $100 बिलियन आपने कमिट करा था वॉलेंटरली कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, 2020 से भी आगे इसे कंटिन्यू रखिए, एटलीस्ट 2025 तक। तो ये वो वाला लिखा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में ये ओरिजिनली पहली बार कोई प्लेज लिया गया कि 2020 के बाद से देंगे, तो मन में बात आएगी कि 2020 तक क्या दे रहे थे। तो 2009 में ये आ गई थी बात, और उसमें उन्होंने कहा था कि 2020 तक हम $100 बिलियन के अराउंड एनुअली कंट्रीब्यूट करेंगे, बट वो हुआ नहीं उस लेवल पर। ये एक क्रिटिसिज्म भी है इसका, हम पढ़ेंगे उसको क्रिटिसिज्म में। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में ये बात दोहराई गई कि डेवलप्ड कंट्रीज़ अपना $100 बिलियन वाला कमिटमेंट 2020 के बियॉन्ड भी जारी रखें, 2025 तक कम से कम। तो वो यहाँ लिखा है यहाँ पर कि there is a provision requiring the developed countries to send $100 billion annually to their developing counterparts beginning in 2020। मतलब रुकेगा नहीं क्रम, 2020 के बाद भी जारी रहेगा। This figure will be a floor, और ये फ्लोर फिगर होगा, मतलब इस उम्मीद है कि इसको बढ़ाते चले जाएंगे आगे आगे। This figure will be a floor that is expected to increase with time। इसमें क्या किया गया इस एग्रीमेंट के तहत, फॉर द फर्स्ट टाइम, जो मैं समझा ही हटाऊँ आपको, फॉर द फर्स्ट टाइम द एग्रीमेंट लेज आउट अ लॉन्गर टर्म प्लान फॉर रीचिंग अ पीक। ये पहली बार इसमें हुआ, इसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल और किसी में भी नहीं हुआ था, क्योंकि अब तक का एकमात्र लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में कौन है, क्योटो प्रोटोकॉल था, वो एकमात्र ही था। उस एकमात्र को रिप्लेस किया अब अगले इस एकमात्र ने, दैट इज पेरिस एग्रीमेंट। ये भी अब लीगली बाइंडिंग है, तो उसकी जगह पे ही ना आया, है ना। तो इसमें ये पहली बार ये बात कही गई, फॉर द फर्स्ट टाइम द एग्रीमेंट लेज आउट अ लॉन्गर टर्म प्लान फॉर रीचिंग अ पीक इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एज सून एज पॉसिबल। तो सबको बोला कि जितनी जल्दी अब हो सकता है अपना पीक अचीव करो यार, और फिर ख़त्म करो इस खेला को, ताकि अब सब जुट सके एक तरफ कि भाई अर्थ को उसकी नेचुरल बैलेंस पावर में ले आए जल्दी से जल्दी। तो वो तभी होगा जब सब अपना पीक जल्दी जल्दी अचीव कर लेंगे, जब सब अपना अपना खेलने की आग मिटा लेंगे ग्राउंड में, तो तभी सबको बोलेंगे अब बाहर आओ, चलो ग्राउंड साफ करें। लेकिन इधर से 4 प्लेयर ग्राउंड साफ कर रहे हैं, 10 खेल रहे हैं, कह रहे मेरा अभी खेलना बाकी है, तो फिर उनको कहेंगे भाई जल्दी निपटा, बाहर आ। ऐसा करते हो ना तुम, ये वही लाइन है कि सबको बोला है कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके अपना अपना पीक कर ले भाई, फिर आओ मिले लगे, पृथ्वी को भी सांस लेने दें। वरना इधर से ये अभी अपना वो डीजे पे छोड़ते ना धुआं अलग अलग 4 पाइपों से, अभी उसका धुआं छूटा
अभी अमेरिका अपना पीक करके हटा तो लोगों ने डीजे पे थोड़ी सांस ली कि चल अब धुआं खत्म, उधर से यूके ने अपना धुआं छोड़ दिया, कहते अब फिर कहाँ से धुआं आ गया। अभी वो अपना पीक मचा के हटा, अपनी पूरी ठंड मचा के, इधर से चाइना ने अपने पाइप से धुआं छोड़ दिया। तो डीजे फ्लोर मने अर्थ, उस पे रह रहे नाच रहे लोग मने आप कह रहे हैं यार एक धुआं खत्म होता है दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा, तो छोड़े ही जा रहे हैं, कब कितना। तो फाइनली जब सब बंद हो जाएंगे तब पानी उनी पी के आप अपनी सांसों को सेट करके कहेंगे कि अब जाके कहीं धुआं उड़ा है। तो इसलिए धुआं सेट करने के पहले सबके पाइप पहले बंद करने पड़ेंगे, तो पहले पीक अचीव करने पड़ेंगे भाई, फिर बात बनेगी। तो वही लिखा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम द एग्रीमेंट लेज आउट अ लॉन्गर टर्म प्लान फॉर रीचिंग अ पीक इन ग्रीन हाउस गैस emissions as soon as possible and achieving a balance between the output of man-made greenhouse gases and absorption by forest or the oceans by the second half of this century। कि जल्द से जल्द हम इस सिचुएशन में आ जाएं कि हम एक संतुलन बना लें, एक तरफ से मैन मेड आउटपुट होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का और दूसरी तरफ से अर्थ के नेचुरल प्रोसेसेस उसे एब्जॉर्ब करते जाएंगे, बैलेंस आ जाएगा। ये सेकेंड हाफ में होगा इस सेंचुरी के, यानी कि समवेयर बिगिन हो जाएगा 2050 के आसपास और 2100 के बीच में हमने ये कर लेना, ये मैंने बताया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो आपका वो $1000 वाला स्टेटमेंट था वो $100 में क्लियर हो गया। MCQ हमने पढ़ा था ना, हो गया डन। अब एक और स्टेटमेंट था उसमें कि ये प्रभावी कब हुआ, फोर्स में कब आया, वो भी अभी। हाँ बेटा निकल जाओ, चलते चलते में निकलो चलो। तो क्वेश्चन है व्हेन विल पेरिस एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स। पेरिस एग्रीमेंट कब फोर्स में आएगा, कैसे आएगा, इसकी भी एक प्रक्रिया है। 30 days आफ्टर द डेट ऑन विच at least 55 parties to the convention of United Nation Framework Convention on Climate Change, जो उसकी पार्टीज हैं वही ना कॉप का हिस्सा होती हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कौन है, उसकी कन्वेंशन की। तो उस कन्वेंशन की जो पार्टीज हैं उसमें से कम जब 55 ऐसे मुल्क, नंबर वाइज 55 कंट्रीज, 55 ऐसे मुल्क एक साथ आएंगे जो पूरे ग्लोब का कम से कम 55% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं। मतलब ये एग्रीमेंट प्रभावी कब होगा, जिस दिन 55 ऐसे मुल्क जो कि इस पृथ्वी पर जो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसका कम से कम 55% ये लोग एमिट कर रहे हैं, इतने मुल्क जब इसे रेटिफाई कर देंगे वो डेट थ्रेशहोल्ड डेट होगी। उसके 30 दिन बाद से ये प्रभावी हो जाएगा। तो थ्रेशहोल्ड डेट कब आई, 5 अक्टूबर 2016, इसे कहते हैं थ्रेशहोल्ड डेट। इसके 30 दिन कब बनते हैं, 4 नवंबर 2016। 4 नवंबर 2016 से ये इफेक्टिव हो गया है। और थ्रेशहोल्ड कब आ गया, 5 अक्टूबर 2016 को। वो कौन सी डेट थी, उस दिन तक 55 मुल्कों ने, ऐसे 55 मुल्क जो टोटल ग्लोबली ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो रहा है उसमें 55% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे 55 मुल्कों ने इसे रेटिफाई कर दिया। उस दिन तक हो गया हमारा थ्रेशहोल्ड फिगर अचीव एंड दैट इज द थ्रेशहोल्ड डेट। उसके ठीक 30 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली प्रभावी हो गया, माने कि 4 नवंबर 2016 से। तो MCQ में डेट 2017 बोली थी ना, तो वो रॉन्ग थी ना स्टेटमेंट। तो $1000 बिलियन वाली भी रॉन्ग स्टेटमेंट और 2017 वाली भी रॉन्ग स्टेटमेंट। सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट थी, 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। डन हो गया। अब मैं इसको एक कंटिन्यूटी में पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आए, ध्यान से सुनना। कब होगा ये, व्हेन विल पेरिस एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स, 30 days आफ्टर द डेट ऑन विच at least 55 parties to the convention accounting in total for at least an estimated 55% of the total greenhouse gas emissions have deposited their instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the depositor. On 5 October 2016, the threshold for entry into force of the Paris Agreement was achieved. And agreement will enter into force on 4 November 2016. ये इसके फोर्स में आने की डेट थी। ओके,
आज के दिन के लिए हमने पेरिस एग्रीमेंट को इतना ही समझा। इसको सिंक करिए, अपनी बॉडी में ले जाइए, समझिए। काफ़ी समझ लिया है, ऑलमोस्ट समझ लिया, अब कुछ टेंशन आएगी नहीं। बट हमारा जो तरीका है काम करने का, हमें इसे अभी आगे भी करना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में पेरिस एग्रीमेंट के ही साथ और आगे कंटिन्यू करेंगे। कई वर्ड्स आए हैं इस लेक्चर के दौरान जो आपको अभी लग रहा है कि आपको समझ आ गए, क्योंकि मैंने काफ़ी समझा दिया। बट टेक्निकलिटी लूज नहीं कर सकते अपन, क्योंकि यू नो द स्टेटमेंट्स ऑफ यूपीएससी, अजम्पशन बेस्ड नहीं, बिल्कुल बात सटीक। तो उस हिसाब से देयर आर थिंग्स जिनकी नीटनेस करनी जरूरी है, क्लीनलीनेस करनी जरूरी है, उनको साफ करना भी जरूरी है। हम उन चीज़ों के साथ नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू होंगे। सो वी विल कंटिन्यू विद द पेरिस एग्रीमेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। आज के लिए इतना कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, एंजॉय।